हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ओरिजिनल प्रश्न, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का लक्ष्य 50 प्रश्न में से 30 प्रश्न होने वाले हैं। तो साथ ही आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया होगा, सिलेबस देखा होगा, तो जीके का 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस का 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैथ का 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 नंबर का। तो ग्रुप डी का एग्जाम 100 क्वेश्चनों को होगा, 100 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। समय 90 मिनट का रहने वाला आपके पास और हर एक क्वेश्चन 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। तो ध्यान देंगे दोस्त। तो आज की सेशन में वो प्रश्न करेंगे जो आपके पेपर 2018 और 2022 के डायरेक्ट शिफ्टों में पूछे गए थे। तो आपको यहाँ से देखना है कि आपका 50 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। प्लस ये क्लास आप एकदम टेस्ट के रूप में लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलना है। इससे आपको एक टेस्ट भी मिलने वाला है, प्लस प्रीवियस ईयर के सवाल हो जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से होने वाली है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारी डेली क्लास इस समय चल रही है वो सुबह 8 बजे चलती है, एक 11:30 AM पे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो बताएंगे सभी दोस्त कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है? तो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा, दीपा कर्मकार हैं। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मिथुन, बैल, एक सींग वाला गैंडा या काला हिरन? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन है? तो काला हिरन है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया? तो साथ ही किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया? तो ध्यान देंगे दोस्त, हमारे देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। तो साथ ही कितने, यानी दोस्त किसने दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था? तो ऐसा किसने किया था? तो दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? बताइए दोस्त, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? बताएंगे सभी दोस्त। तो याद रखिएगा SM खान है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था? तो साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि 1526 में पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी को बीच हुआ था, जो कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था। तो ध्यान देंगे दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो बताइए दोस्त, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 43B है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से किसे लॉ चांसलर कहा जाता था? तो साथ ही इनमें से किसे लॉ चांसलर कहा जाता था? बताइए। तो याद रखिएगा, ओटो वन बिस्मार्क को लॉ चांसलर कहा जाता था। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बोथोनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है? देखिए दोस्त, बोथोनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच में स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड देश है, तो दूसरा देश याद रखिए स्वीडन है। यहाँ से सी ऑप्शन स्वीडन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नुआखाई भारत के किस राज्य का एक सामाजिक उत्सव है? बताइए, नुआखाई भारत के किस राज्य का एक सामाजिक उत्सव है? तमिलनाडु, असम, उड़ीसा या कर्नाटक का? तो नुआखाई तो सर जी उड़ीसा राज्य का एक सामाजिक उत्सव है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और साथ ही आप लोग हर एक प्रश्न को याद भी करते चल रहे होंगे, प्लस एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि कैसे पिछले वर्ष में ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल आए थे और इस बार हमें 2025 के एग्जाम में कैसे सवाल देखने को मिल सकता है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो ध्यान देंगे सभी दोस्त, हिंद महासागर में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा हिदेकी हुकावा ने किया था। बी ऑप्शन हिदेकी हुकावा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। 42वें संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? ये साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा पेपर के लिए, क्योंकि ये भाई हर बार पेपर में सवाल पूछता है और इस बार भी आने वाले हैं, तो इसको आप जरूर से याद करेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जो कि साथ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़ दिए गए थे, जो कि एक शब्द समाजवादी था तो दूसरा पंथ निरपेक्ष था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण किस वर्ष में किया था? यानी दोस्त बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण किस ईस्वी में किया था? 1519 ईस्वी, 1521 ईस्वी, 1535 या 1544 ईस्वी में? बताइए, बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण कब किया था, किस ईस्वी में किया था? तो ध्यान देंगे सभी दोस्त, 1519 ईस्वी में किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान देंगे माजुली द्वीप है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार आपको ग्रुप डी एग्जाम की क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं और तब तक प्रोवाइड करेंगे जब तक कि आपका एग्जाम फाइनल न हो जाए और आपको हम फाइनल सिलेक्शन तक ना पहुंचा दे तब तक। साथ ही एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले दोस्त, बस आपको नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना है। जब भी हम क्लास दें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, प्लस लाइक करके अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे जो ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर बताइए। जीवाश्म सामग्री में समान तत्वों के विभिन्न ये किसके अनुपात का पता लगाना जीवाश्मों के काल निर्धारण का एक तरीका है? बताइए, जीवाश्म सामग्री में समान तत्व के विभिन्न ये के अनुपात का पता लगाना जीवाश्मों के काल निर्धारण का एक तरीका है? तो भाई समस्थानिक के अनुपात का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? बताइए, लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा है? तो याद रखिएगा बैगनी कलर का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। रियल किस देश की मुद्रा है? बताइए दोस्त, रियल किस देश की मुद्रा है? तो ध्यान देंगे ब्राज़ील देश की रियल मुद्रा है दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। नीचे दिया गया कार्बन का कौन सा अपरूप भूगणितीय ग्लोब के रूप में है? बताइए, दिया गया कार्बन का कौन सा ऐसा रूप है जो कि भूगणितीय ग्लोब का एक रूप में है? अपरूप में बोला है साथी, तो ध्यान देंगे तो फुलरीन है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। महावीर को कौन से नंबर के तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर माना जाता है? महावीर को बताइए तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। तो याद रखिएगा महावीर को 24 तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। डी ऑप्शन 24 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? बताइए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था?
तो याद रखिएगा डेमेत्री मेंडलीफ ने किया था, बी ऑप्शन डेमेत्री मेंडलीफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में एक सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो साथ ही भारत के किस राज्य में एक सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो ध्यान देंगे दोस्त, पंजाब राज्य में। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, काली मिट्टी को ये किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, काली मिट्टी को ये किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? भंगार, ह्यूमस, क्रिस्टलीय या रेगूर? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर बताएंगे सभी साथी, युजवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? भाई ये 2018 में डायरेक्ट सवाल पूछा था, युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताएंगे सभी दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप सभी लोग बताइए, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सर ये वॉलीबॉल खेल से संबंधित है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27, किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? बताएंगे सभी दोस्त, किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश ने? तो साथ ही याद रखिएगा इल्तुतमिश ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? बस इतना बताइए आप सभी लोग, बेटी का नाम बताना है, बताइए इल्तुतमिश की। चलिए राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार की जीवन ज्योति बीमा योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत सरकार की जीवन ज्योति बीमा योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय इनमें से कौन सा है? बताइए। तो याद रखिएगा दोस्त, वित्त है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा भारतीय राज्य ताजमहल का घर है? भाई ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो कि ताजमहल का घर है? बिहार राज्य, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो सर जी भारतीय राज्य जो ताजमहल का घर है वो उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आप सभी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? सभी दोस्त बताएंगे उत्तर प्रदेश की कैपिटल यानी राजधानी आप सभी से हम पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है? द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्त झुम्पा लाहिरी हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए 31 देखिए, किसने प्रदर्शित किया कि समान ऊंचाई से गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी? बताइए दोस्त, किसने प्रदर्शित किया कि समान ऊंचाई से गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेगी? तो ऐसा गैलीलियो गैलीली ने किया था दोस्त। डी ऑप्शन गैलीलियो गैलीली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, डैश 1962 में भारत का भाग बना? तो भाई कौन इनमें से यानी कौन सा राज्य 1962 में भारत का पार्ट बन गया था? बताएंगे सभी दोस्त। तो याद रखिएगा गोवा राज्य बना था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला डिजिटल गाँव कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल गाँव कौन सा है? खोनोमा, चिजामी, अकोदरा या ओदंथुरै? नाम भी गजब दिया है, भारत का पहला डिजिटल गांव। तो कौन है दोस्त? तो याद रखिएगा अकोदरा है। सी ऑप्शन अकोदरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34, उपन्यास त्रयी द इमोर्टल्स ऑफ मिलुआ
द सीक्रेट ऑफ द नागाज और द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज के लेखक कौन थे? तो साथी उपन्यास त्रय यानी 3 उपन्यास हैं, द इमोर्टल्स ऑफ मिलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज और द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इनमें से तो एक भी दे सकता है पेपर में, उनका नाम पूछ सकता है। तो तीनों के लेखक की बात करें तो साथी अमीश त्रिपाठी हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न ध्यान से देख लेंगे, उसे याद कर लेंगे, उनके लेखक भी याद कर लेंगे, अमीश त्रिपाठी को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर बताइए। डैश दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्त, भारत का पहला राज्य कौन सा है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात? तो दोस्त याद रखिए केरल राज्य है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। आज़ादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है? तो दोस्त आज़ादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है? तो याद रखिएगा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी है। तो बताइए दोस्त कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? बस इतना बताइए किस वर्ष लागू हुआ था, क्योंकि कल वाले क्लास में हमने शायद इस सवाल का राइट आंसर बताया था। बताइए जीएसटी भारत में किस वर्ष में लागू किया गया था? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए 37 नंबर। भारतीय ज्ञानपीठ निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? भारतीय ज्ञानपीठ किस संगठन से संबंधित है? तो याद रखिएगा साहित्य संगठन से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस काल में कई शास्त्रीय तमिल लिखी गई थी। बताइए दोस्त, संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस काल में कई शास्त्रीय तमिल क्या क्या लिखी गई थी? बताइए दोस्त, उपन्यास, गद्य, कविताएं, महाकाव्य? तो भाई इस काल में कई शास्त्रीय तमिल कविताएं लिखी गई थी। याद रखिए दोस्त पोएट्री लिखा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? किदाम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल या शतरंज के लिए? तो साथ ही याद रखिएगा बैडमिंटन खेल के लिए किदाम्बी श्रीकांत प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? भाई ये सवाल पूछा था, शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? तो आपके पेपर में इस बार 28 राज्यों को राजधानी भी पूछने वाला है, तो आप सभी राज्यों की राजधानी याद करेंगे, बताएंगे दोस्त। शिलोंग किसकी राजधानी है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या आसाम की? तो सर जी ये तो मेघालय की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। डैश किसका बहुत अधिक गलनांक और क्वथनांक है? तो बताइए इन तत्वों में से दोस्त किसका बहुत अधिक गलनांक और क्वथनांक है? तो याद रखिए दोस्त हीरा का है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा ये किसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, जो कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिए घ्राण संकेतक बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। वाष्पोत्सर्जन ये किसके माध्यम से होता है? तो साथ ही जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये किसके माध्यम से होता होगा? सोचिए, संवहनी गुच्छ, वलकुट, रंध्र या बाह्य त्वचा के माध्यम से? तो याद रखिए दोस्त रंध्र के माध्यम से होता है वाष्पोत्सर्जन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। विभवांतर भी और धारा आई के बीच का संबंध किसके द्वारा खोजा गया था? बताइए दोस्त। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस इधर है और धारा यानी करंट साथी आई से दर्शाया जाता है, तो इसके बीच का संबंध किसके द्वारा खोजा गया था? पास्कल, टेस्ला, न्यूटन या ओह्म के द्वारा?
तो बात दे रखिए दोस्त ओहम के द्वारा खोजा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। एक कार चलते समय विपरीत दिशा से बहने वाली हवा का सामना कर रही है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बताइए। अनंत, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। भाई एक कार चलते समय विपरीत दिशा से बहने वाली हवा का सामना कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? भाई धनात्मक तो होगा नहीं, हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा ना, नेगेटिव होगा ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? अर्ग, किलोवाट, जूल या वाट? शक्ति पावर, तो सर जी पावर की तो वाट होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? बताएंगे सभी दोस्त। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? सर जी दाब की तो पास्कल होती है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। निम्नलिखित में से किस युग में समान एसआई इकाई नहीं है? तो भाई विस्थापन और दूरी में क्या यूनिट होती है? मीटर होती है ना दोस्त आपका। फिर उसके बाद बल और दाब में क्या होता है भाई? बल और दाब का, बल का तो भाई फोर्स है, बल आप फोर्स लगाते हैं न्यूटन होता है, और दाब का तो भाई प्रेशर पास्कल होता है। जस्ट इससे पहले वाले सवाल को हमने हल किया। तो और कार्य और ऊर्जा के क्या होते हैं भाई? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का दोनों का क्या होता है? जूल ही होता है। चाल और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन केवल दोस्त बी ऐसा लग रहा है कि इन युग में समान एसआई इकाई नहीं है। बल और दाब में फोर्स बल होता है दोस्त, तो क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। बल का न्यूटन होता है, दाब का प्रेशर होता है, पीए होता है। तो यही साथ ही बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला आज की सेशन का। निम्नलिखित में से कौन एक नोबल गैस नहीं है? तो इनमें से कौन एक नोबल गैस नहीं है? ओगानेशन, ऑर्गन, जेनॉन या आपका क्लोरीन? बताइए दोस्त क्या बनेगा आप सभी का राइट आंसर? नोबल गैस नहीं है कौन इनमें से? तो याद रखिए क्लोरीन दोस्त। ये हैलोजन परिवार का है मेरे भाई, ये हैलोजन परिवार का है, हैलोजन फैमिली का है जो क्लोरीन है। तो यही क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन नोबल गैस नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना आज की सेशन से सही प्रश्न बना? 50 क्वेश्चन हल किया, और आपका स्कोर बताइए कितना स्कोर आज की सेशन से? फटाफट ईमानदारी के साथ बताएंगे सभी दोस्त। तो उम्मीद करूँ दोस्त आज का सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से याद किया होगा। ओके दोस्त, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। आपके हर एक प्रश्न का जवाब हम साथ ही कमेंट में ही देने का प्रयास करते हैं। ओके दोस्त, तो आज साथ ही जो 11:30 AM पे क्लास आएगी आरपीएफ की, वो बिल्कुल एग्जैक्टली पेपर के ही सवाल आने वाले हैं। जो 50 क्वेश्चनों का वो पेपर तैयार किया जा रहा है अभी से कल के लिए दोस्त। तो ध्यान देंगे आज भी बिल्कुल सेम वैसा पेपर आएगा जो कि कल भी आने वाला है। तो 11:30 AM पे के लिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लें अभी से। ओके दोस्त, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करें चाहे एनटीपीसी की तैयारी करें, आज का सेशन आप जरूर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से हल कीजिएगा और देखिएगा। ओके दोस्त, तो जैसा कि आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट हुई 2 मार्च से, उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जीके जीएस से आ रहे हैं जो कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की सेशन में 50 क्वेश्चनों को एकदम अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।